वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS हिंदी पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग भाई। एक बार फटाफट बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, ताकि हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। और एक बार इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं सेशन को, उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सुस्ताए हुए बच्चे जग सकें और क्लास को कंटिन्यू कर सकें। और मुझे 1 सेकंड का समय दें ताकि मैं भी शेयर। ठीक है भाई, तो हम पढ़ रहे थे शासन प्रणालियां, और शासन प्रणालियों के काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे। फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम शासन प्रणालियों में काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके थे, जिसके कंसेप्ट मैं आप लोगों को साथ साथ ही बताती जा रही थी, है ना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, हाँ, ये भी मैंने कल बता दिया था ना, और इसके पीछे का लॉजिक भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि कल्याणकारी जो राज्य है इसका उद्देश्य क्या है। बताओ फटाफट, ये क्वेश्चन करो। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? मतलब भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है? बताइए। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, साम्यवादी राज्य। कहाँ गए आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। कौन सा नहीं है पूछा है भाई। भारतीय संविधान का दर्शन क्या नहीं है? इतना कंफ्यूज काहे हो रहे हो? वेरी गुड TH, पूनम, बाकी बच्चे, विशाल बहुत बढ़िया, अंजलि, मनीषा, चंदन। ये सी वाले क्यों इतने, मतलब नहीं है पूछा है, नहीं है। अब आंखें खुली, अब सही कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, देखो, कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन है ना। समाजवादी राज्य, आप हमारी ये क्या नाम है, प्रस्तावना पढ़ लीजिए। प्रस्तावना में साफ साफ क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी समाजवादी जो अवधारणा है वो भी कहीं ना कहीं हमारे शासन का तो आधार है, हमारे संविधान का आधार है। राजनैतिक समानता की बात तो हम करते हैं भाई, समानता के हर स्वरूप को हम शामिल करते हैं और हमारे संविधान का दर्शन है। अगला मुद्दा है साम्यवादी राज्य। तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा, ये हमारे संविधान का दर्शन साम्यवादी राज्य नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होता है समाजवादी अवधारणा और साम्यवादी अवधारणा में। देखो, जो साम्यवादी अवधारणा होती है वो भी समाजवाद का ही एक रूप है, लेकिन वो चरम रूप है, यानी वहां पे हिंसा के माध्यम से भी समाजवाद को बेसिकली स्थापित करने का दर्शन रखा जाता है। कार्ल मार्क्स की अवधारणा है साम्यवादी राज्य। हम हिंसा के माध्यम से समाजवाद को स्थापित नहीं करना चाहते, बल्कि हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद का जो कंसेप्ट है वो अपनाया गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को भाई गलत मत किया करो बिल्कुल भी। साम्यवादी राज्य यहाँ पे आ जाएगा। एक क्वेश्चन और बता दो, राज्य हर जगह है और यह अंतराल शायद ही कोई, मतलब ये कोई शायद ही कोई अंतराल छोड़ता हो, ये वक्तव्य किस धारणा से अच्छे से जुड़ा हुआ है? कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, पुलिस राज्य। वैसे तो यहाँ पे कम्युनिस्ट राज्य में तो राज्य ही सब कुछ होता है, वहां पे सब कुछ राज्य के पास होता है, लेकिन फिर भी एक अवधारणा बेसिकली, जब आप ये क्या कहते हैं इनको, थिंकर्स एंड थॉट्स वगैरह पढ़ते हो ना, तो उसमें उदारवाद और जब हम कल्याणकारी स्वरूप को पढ़ते हैं तो एक बेसिक डिफरेंस मिलता है राज्य की परिभाषा में। ध्यान से सुनिएगा, जो पूंजीवादी है, जो उदारवादी कंसेप्ट है, उसमें राज्य को यह कहा जाता है कि भाई राज्य वो अच्छा है जो कम से कम काम करे, यानी राज्य केवल कानून व्यवस्था को देखे, बाह्य सुरक्षा कर दे, बाकी सब निजी क्षेत्र को छोड़ दे। कल्याणकारी राज्य का जो कंसेप्ट है वो अलग होता है। ध्यान रखिएगा, कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट में इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो राज्य है वो हर क्षेत्र में काम करे, यानी जहां पे भी कमजोर तबके हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, है ना, अलग अलग वर्ग हैं सोसाइटी के जो आज तक मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, ऐसे वर्गों के लिए राज्य डेडिकेटेड होकर काम करे। तो ये जो लाइन है ना, राज्य हर जगह है,
ये बेसिकली कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में प्रयोग की जाती है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। अगला बता दो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही बताना है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब मैं आप लोगों के आंसर देखने वाली हूं। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा है। कल से ही मैं बताती हुई आ रही हूं आप लोगों को, है ना, हम क्या हैं, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश में, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आंसर मेरे ख्याल से सबके सही होंगे। कौन है भाई ये ए वाले? ये ए वाले वो है शायद जिन्होंने कल क्लास नहीं की थी। भी बच्चे ने कल क्लास की होगी उसे ये कंसेप्ट अच्छे से पता होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है जहां पे राष्ट्रपति, मतलब अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली का मतलब होता है जहां पे राष्ट्रपति ही सब कुछ होते हैं, वही सर्वे सर्वा होते हैं, वही प्रधान होते हैं, यानी शासन का प्रधान एक ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, मैंने कल भी बताया था। संसदीय शासन प्रणाली की 2-3 विशेष बातें, एक तो 2 प्रधान होंगे, एक वास्तविक एक नाम मात्र, और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक तौर पे उत्तरदायी होगी, है ना, ध्यान रखें। भारत में राजनीतिक सत्ता का, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पूछे राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, और एक आपसे पूछे कि केंद्र और राज्य सरकारों को शक्ति कहां से मिलती है, शक्ति का प्राधिकार मतलब कहां से मिलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, जनता में, संविधान में। वैसे एक बार आंसर करो इसका आप, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख कौन है? ठीक है, जनता, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हैं, ध्यान रखिएगा, जनता, राजनैतिक सत्ता पूछा है यहाँ, यानी जो पॉलिटिकल पावर है वो अंतिम तौर पे किसमें निहित है। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा डिकोड करें कि भाई पॉलिटिकल पावर भारत में किसमें निहित है, तो भारत क्या है, एक डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन। और भारत में भी हर 5 वर्ष बाद लोग ही तो, जनता ही तो राजनीतिक सत्ता का निर्धारण करते हैं कि राजनीतिक सत्ता किसके पास जाए, है ना। तो ध्यान रखिएगा, राजनैतिक सत्ता का निर्धारण किसे माना जाएगा, जनता को माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। और हमारे संविधान की प्रस्तावना भी तो शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी राजनैतिक सत्ता भारत में किस में निहित है, एक पार्टी में निहित है, एक व्यक्ति में निहित है ना, संसद में निहित है कि लोगों में निहित है, तो जनता में निहित है। ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक, देखो अब आपको नॉलेज, अब जैसे आप कहोगे अरे मैम ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तो हमारे देश में है ही नहीं, तो हम काहे पढ़ें। तो भाई इसलिए पढ़ना पड़ेगा, भले ही हमारे देश में नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। आप कंपैरेटिव जब स्टडी करते हैं आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत विशेषता बता दो। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। यदि वैसे तो ये चारों विशेषता हैं कहीं ना कहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, लेकिन यदि एक विशेषता पूछे, मतलब मेन विशेषता, आधारभूत विशेषता, जिस विशेषता के बिना अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली फेल हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। THN, पूनम, पूजा, पंकज, निशा, नईम, अजीम, इब्रार, दिव्यांश, बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। क्यों? क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका होती है, यानी शासन का प्रधान केवल एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति में सारी की सारी शक्तियां निहित होंगी। यही व्यक्ति अपनी पसंद के लोगों को अपनी मंत्री परिषद या जो भी, मतलब जो भी इसका कोर कैबिनेट है या जो भी इसके मंत्री हैं, उनको ये स्वयं चुनेगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही ये स्वयं उनको हटा सकता है। और ये जो इसके मंत्री होंगे ना, इस राष्ट्रपति के जो भी मंत्री होंगे ना, ये विधायिका के सदस्य नहीं होंगे, है ना, मैंने कल भी बताया था। ये कुछ कुछ कंसेप्ट्स याद रखिएगा। जैसे भारत में क्या है, भारत में
जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कि जो मंत्री परिषद है, यानी उनके जो मंत्री होते हैं वो अनिवार्य तौर पे विधायिका के सदस्य होते हैं। एक अपवाद है कि 6 महीने तक कोई व्यक्ति बिना विधायिका का सदस्य बने भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर तो उसे विधायिका का सदस्य बनना पड़ेगा। अमेरिका में मंत्री बिल्कुल अलग है, यानी कार्यपालिका बिल्कुल अलग है और विधायिका बिल्कुल अलग है। कार्यपालिका का विधायिका से कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने देख लिया एकल कार्यपालिका सबसे बड़ी विशेषता है। और अगर मान लो एकल कार्यपालिका ना लिखा हो, अगले क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना, और आपसे पूछे फिर कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, और यहां पे लिखा हुआ हो शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, तो ध्यान रखिएगा आंसर होगा सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन, देखो दो चीजें होती हैं, अक्सर बच्चे ना इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, एक बार सुन लो। एक होता है शक्तियों का विभाजन, सुन लो, और एक होता है शक्तियों का पृथक्करण। यानी ये क्या है, ये डिवीजन है, डिवीजन ऑफ पावर, और ये किसकी बात हो रही है, ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। यानी सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर दो अलग अलग बातें हैं। डिवीजन ऑफ पावर में शक्तियां कैसे बटी हुई होती हैं, ऊर्ध्वाधर बटी हुई होती, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जब शक्तियां बटी हो तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे डिवीजन ऑफ पावर। और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ना, ये किस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है, यानी संघात्मक। जहां पे भी फेडरल सिस्टम होगा वहां पे डिवीजन ऑफ पावर होगा ही होगा। इस डिवीजन ऑफ पावर के बिना संघात्मक शासन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चे? यदि आपसे पूछे संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो शक्तियों का विभाजन है ना। कई बार हिंदी ट्रांसलेशन गलत भी दे देता है, आपसे ऑप्शन में दिया हो तब शक्तियों का पृथक्करण, हालांकि दो एक जैसे ऑप्शन नहीं देगा, फिर भी आप इंग्लिश हमेशा देखिएगा डिवीजन ऑफ पावर। और ये जो डिवीजन होती है ना, ये ऊर्ध्वाधर बटी हुई होती है इसमें शक्तियां, ठीक है। दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें शक्तियां क्षैतिज तरीके से बटी हुई होती हैं। ये विधायिका है, ये कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है। यदि हम यूएसए की बात करें तो हम यूएसए में यानी अमेरिका में हम आदर्श संघवाद देखते हैं। आदर्श संघवाद का मतलब क्या है कि वहां पे जो संघवाद है ना वो बिल्कुल आइडल संघवाद है। जितना नाप तोल के शक्तियां इधर उधर होनी चाहिए, केंद्र को उतनी ही शक्ति प्राप्त है जितनी संघवाद में होनी चाहिए, राज्यों को उतनी ही प्राप्त है जितनी। अब आप कहोगे मैम में भी तो संघवाद है ना, भारत में भी फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन भारत का संघवाद क्या है, मजबूत केंद्र के साथ संघवादी व्यवस्था है। हमारे संघवाद तो है, लेकिन इस संघवाद में ज्यादा शक्तियां किसके पास हैं, सेंटर के पास है ना। ध्यान रखिएगा, ये एक बेसिक डिफरेंस पाया जाता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में, अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में। आगे मैं आऊंगी इसके डिफरेंसेस पे, ध्यान रखिएगा। और ये शक्तियों का जो पृथक्करण है, ये किसकी सबसे बड़ी विशेषता होगी, अध्यक्षात्मक शासन की सबसे बड़ी विशेषता होगी। मैंने करवा दिया ना ये, हाँ। ये बताइए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है पूनम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल संघ शब्द का जिक्र नहीं है, वो सही बात है। आर्टिकल 1 में यूनियन का जिक्र है, फेडरेशन का जिक्र नहीं है, संघ का जिक्र नहीं है। और यूनियन का जिक्र होने के अपने आप में दो अर्थ होते हैं। आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या अर्थ होते हैं, एक तो भारत राज्यों की का परिणाम, और दूसरा भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। बात सही है कि हमारे संविधान में फेडरेशन का जिक्र नहीं शब्द का, लेकिन यदि हम प्रणाली को देखें तो संघात्मक व्यवस्था तो है ना भाई, शक्तियों का विभाजन है ना केंद्र और राज्य के बीच में। बहुत ही बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, यानी सारे तथ्य हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा।
कार्यकारिणी के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, मंत्री परिषद का चयन स्वयं करते हैं, स्वयं कभी भी उनको हटा सकते हैं, और जो यहाँ पे व्यवस्थापिका होती है, विधायिका होती है, उसको भंग करने की पावर इनकी नहीं होती। लेकिन यदि हम इसकी कंपैरिजन करें, भारत के राष्ट्रपति इस मामले में यहाँ के राष्ट्रपति से पावरफुल होते हैं, लेकिन वो सलाह के अनुसार ही करते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति किसकी सहमति पे, पीएम प्लस मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद की सहमति के सिफारिश पर लोकसभा को पहले भी भंग कर सकते, आपने पढ़ा होगा ना राष्ट्रपति की पावर में, तो मैंने एक कंपैरिजन कर दी यहाँ पे। देखो, भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में निश्चित तौर पे ओवरऑल अमेरिका के राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में भारत के राष्ट्रपति को हम ये कहते हैं कि भाई वहां के राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकते, विधायिका से राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री की सिफारिश पे लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकते हैं, है ना, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इस तरीके की कंपैरिजन याद रखिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर डी हो जाएगा, जो कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, भारत का जो लोकतंत्र है वो इस तथ्य पर आधारित है, संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बट कई बच्चे इसमें भी दिमाग लगा देंगे, भाई संविधान लिखित है प्रजातंत्र है, भाई मौलिक अधिकार है तो प्रजातंत्र है। लेकिन प्रजातंत्र का असली कोर क्या होगा? बहुत बढ़िया पूनम, तरन क्यों गलत कर रहे हो बच्चे? वेरी गुड सलोनी, टीएच, आनंद, शालिनी, अनु, अंजलि, काहे गलत कर रहे हो? मौलिक अधिकार मिले हैं तो प्रजातंत्र हो जाएगा, मतलब गजब। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से। मैक्सिमम बच्चे सही हैं, बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो गलत करें, लेकिन हो सकता है वो टाइपिंग एरर हो सकता है, मुझे, मैं तो यही मान के चलूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का सार क्या है? डेमोक्रेसी का बिल्कुल हम यदि ये कहें कि एक लाइन में यदि परिभाषा करनी हो डेमोक्रेसी, तो जनता सरकार को चुनेगी और जनता को ही सरकार को बदलने की आजादी होगी। भाई 5 साल बाद चुनाव होगा, यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुसार काम कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज जनता क्या करेगी? सरकार को बदल देगी, दूसरी सरकार ले आएगी। ध्यान रखिएगा, प्रजातंत्र का मूल होता है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार होता है। अब यहाँ पे ये मायाजाल है, ये मायाजाल, मौलिक अधिकार से और डीपीएसपी और लिखित सारी चीजें सही हैं अपने आप में कि भाई भारत में फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी भी है, संविधान भी लिखित है, लेकिन यहाँ पे प्रजातंत्र का सार पूछा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र का, अब ये बताओ, देखो आईएएस देखो प्रजातंत्र का कोर तो आपको पता ही है। अब देखो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यानी सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि वह क्रियाशील बनाता है, एक्टिव बनाता है। किसको एक्टिव बनाता है? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, यानी ये जो लोकतंत्र है ये कार्यपालिका को नेतृत्व बनाने, ये सशक्त बनाने की पद्धतियों को वो बनाता है, एक्टिव बनाता है। गतिशील और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को और समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। अब इस तरीके के क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में। मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, हाँ यहां से, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं अच्छे से। देखो इसका कोई मतलब ही नहीं है, कार्यपालिका नेतृत्व को सशक्त बनाने की पद्धतियां लोकतंत्र से डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी में सारी कार्यवाहियां होती हैं। समर्पित दल छोड़ दो भाई, समर्पित दल दलीय कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं। गतिशील और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को और साधारण पुरुषों, अब जैसे ये देखो, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति। अब भाई डेमोक्रेसी केवल गतिशील व्यक्तियों को ही थोड़ी ना बेहतर बनाने, जो गतिशील और दूरदर्शिता से बेहतर व्यक्ति हैं उनको ही थोड़ी ना एक्टिव बनाने का काम करती है।
फिर तो केवल बुद्धिजीवियों को एक्टिव बनाने का काम करे डेमोक्रेसी। केवल बुद्धिजीवी ही थोड़ी ना, या सिविल सोसाइटी या पढ़े लिखे लोग ही थोड़ी ना डेमोक्रेसी को चलाते हैं। कंफ्यूजन नहीं रखना है, ध्यान से समझो इस बात को, मेरी बात समझे। यहां पे देखो, किसको समझो, ये है हमारा समाज, मतलब हमारा देश। हमारे देश में है जनता, जनता भरी पड़ी है भाई, जनता की कोई कमी नहीं है। अब इस जनता में एक तबका ऐसा है, बड़ा मान लेते हैं, एक बड़ा तबका ऐसा है जो गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त है। मतलब जो दूरदर्शिता से युक्त है, यानी जो ऑलरेडी पढ़ा लिखा तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, ऑलरेडी एक्टिव, मतलब हर क्षेत्र में हम देखेंगे, चाहे सिविल सोसाइटी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, इनका तबका है। तो हम डेमोक्रेसी में केवल इस तबके को ही थोड़ी ना एक्टिव बनाएंगे। केवल इस तबके को एक्टिव बनाने से डेमोक्रेसी सफल हो पाएगी क्या, बताओ। हमें तो क्या करना पड़ेगा, साधारण ये तो ऑलरेडी भाई एक्टिव है ही, ये तो गतिशील हैं ही, दूरदर्शी हैं ही। ये तो जब किसी पार्टी को वोट देंगे या किसी व्यक्ति को वोट देंगे तो देखेंगे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे वोट नहीं देंगे, मुद्दों के आधार पे देंगे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े से सशक्त हो चुके हैं। समस्या कहां आती है, डेमोक्रेसी कमजोर कहां होती है, जहां पे साधारण लोग मुट्ठी भर मुद्दों में फंस के रह जाते हैं और उसी आधार पे वोट दे देते हैं। जाति के मुद्दे, धर्म के मुद्दे, दंगे करवा दो, जातिगत हिंसा करवा दो, है ना, यहाँ पे अन्य मुद्दे उठा दो, इनको लगेगा भाई अब जीवन और मरण का प्रश्न है, अब हमें जाति और धर्म के आधार पे ही वोट देना। तो किसको क्रियाशील बनाने की जरूरत है भाई, इन साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि को और चरित्र को, क्योंकि डेमोक्रेसी सफल भी इन्हीं से होती है, विफल भी इन्हीं से होती है। यदि एक सामान्य व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति मुद्दों पे वोट करने लगे तो डेमोक्रेसी मजबूत होएगी ना। मुद्दे क्या, मुद्दे शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, अवसंरचना, स्वास्थ्य, रोजगार, पोषण, है ना। तो इन मुद्दों पे यदि सामान्य पुरुष और सामान्य महिलाएं वोट देने लगे तो डेमोक्रेसी सशक्त होगी। जाति धर्म जैसे मुद्दों पे सामान्य जनता वोट देने लगे तो डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क होएगा। इसमें कोई इफ एंड बट है नहीं। तो किसको सशक्त बनाना है, डेमोक्रेसी का उत्कृष्ट गुण क्या है कि ये किसको क्रियाशील बनाना है, इनको क्रियाशील बनाना। ये तो ऑलरेडी क्रियाशील है ही। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग था, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए में स्पेसिफिक बात किया गया है, साधारण पुरुष और महिलाओं, और साधारण पुरुषों और महिलाओं के दिमाग को खोलना जरूरी है। डेमोक्रेसी को विफल और सफल बनाना उनके हाथ में है। बता दो, बुझ गए? रियल में मुद्दे क्या होते हैं, जाति धर्म, ठीक है, चलता रहता है अक्सर बड़े बड़े देशों में, कोई बात नहीं। भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, रिपब्लिक है। इसका क्या अर्थ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आंसर क्या होगा, पूछ गए, चलो भाई बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। देखो, रिपब्लिक के ना दो अर्थ होते हैं। सबसे पहला अर्थ होता है, यदि हम यूके से कंपैरिजन करें तो यूके से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा नहीं एक्सप्लेन, लेकिन थोड़ी बातें जो कल छूट गई थी। हमने संसदीय प्रणाली ली, लेकिन वहां पे जो नाम मात्र के प्रधान होते हैं वो क्या होते हैं, वो वंशानुगत होते हैं। राजा रानी, उसका बेटा उसकी बेटी, ऐसे ही वंशानुगत चला आ रहा है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र के प्रधान है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति भारत में वंशानुगत नहीं होते हैं बल्कि निर्वाचित होते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है। और गणतंत्र का मतलब ही क्या होता है कि जब जो राष्ट्र का प्रधान है वो निर्वाचित हो, उसे गणतंत्र कहें। और गणतंत्र का एक अर्थ और होता है जहां पे जनता के पास शक्ति हो। अब यहाँ पे दोनों चीजों में यदि कंपैरिजन करें तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हो, ये सीधा सटीक नहीं बैठ रहा। असली आंसर इसका यही होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे सेम क्वेश्चन पूछा, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है,
मतलब गणतंत्र है क्यों? क्योंकि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र हो गया है, इसलिए हम गणतंत्र हैं। भारत एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, भारत में अंतिम शक्ति संसद में निहित है। अब यहाँ पे बच्चे, भाई हमारा देश जो है ना स्वतंत्र हो गया इसलिए हम गणतंत्र हैं, है ना? बहुत मिलेंगे ऐसे ऐसे बच्चे कि अच्छे से नहीं पढ़ा है। आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लक्की, पूनम, टीएच, शालिनी, तजेश, आलिया, अच्छा बच्चा, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का जो अध्यक्ष वो निर्वाचित हो। अब यहाँ पे राज्य का मतलब आप यूपी बिहार से मत, राज्य मतलब हम देश की बात, तो निर्वाचित होते हैं। ये गणतंत्र का मेन प्रिंसिपल। ये बताइए, अब जैसे ये पूछ लिया, अब राज्य और केंद्र सरकारों को प्राधिकार कहां से प्राप्त होता है? जो भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें हैं, इनको प्राधिकार, जो भी अधिकार है वो कहां से प्राप्त होते हैं? भारत के संविधान से, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति से, भारत की संसद से, है ना? बता दो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, भारत के संविधान से। भाई अब इसमें कोई ऑप्शन ही सटीक नहीं बैठ रहा, प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है। अब मान लो कई बच्चों को लग सकता था संसद से, तो भाई अगर हम संसद भी सोचते तो संसद से तो केंद्र सरकार को ही मिल सकती थी ना, जो भी प्राधिकार है। राज्य को संसद से थोड़ी ना मिलेंगे, है ना? क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, सेंटर में भी संसदीय शासन व्यवस्था है और राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी राज्यों का अपना विधानमंडल होता है। यानी केंद्र और राज्यों दोनों को जो प्राधिकार मिलता है वो किससे? प्राधिकार मतलब अधिकार बच्चे, अधिकार, अधिकार शक्ति कहां से मिली? संविधान से। यानी कौन कौन से काम केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर सकती है, ये शक्ति किसने दी? संविधान ने स्पष्ट किया कि देखो भाई केंद्र सरकार जी आपकी शक्तियां ये हैं, संघ सूची पे कानून बना दो। राज्य सरकार जी आपकी शक्तियां ये है कि आप राज्य सूची पे कानून बना दो, और दोनों की शक्तियां ये है कि आप दोनों संवर्ग कानून बना सकते हो। लेकिन अगर विवाद होगा तो केंद्र का कानून मान्य होगा, हालांकि इसका भी एक अपवाद है। ठीक है, ये बताइए, निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान क्या है? अच्छा, भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन देख के याद आया, परिसंघीय यानी संघात्मक व्यवस्था भारत में है। किससे निर्धारित होता है? मैं आपको बता चुकी हूं, भारत का संविधान लिखित और अनम्य है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं। ये देखो आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस का, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये भी सही है, कुछ मतलब कुछ मामलों में अनम्य है, ये भी सही है, ये भी सही है, अपने आप में ये सारी बातें सही हैं। लेकिन हमें स्पेसिफिकली ये आंसर करना है कि वो कौन सी विशेषता है जिससे ये पता लग रहा है कि भारत का संविधान परिसंघात्मक व्यवस्था वाला देश है। बहुत बढ़िया, आलिया, लालमन, अच्छा बच्चा, प्रीति, रागिनी, हेमंत, टीकू, एस कोठारी, हिस्ट्री, बहुत बढ़िया। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण यानी डिवीजन ऑफ पावर, और डिवीजन ऑफ पावर मैंने आपको बताया संघात्मक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता होती, और संघात्मक व्यवस्था की ये सारी विशेषता भी हमारे देश में है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी एक क्वेश्चन। भारत का संविधान कैसा है भाई? कठोर है हमारा संविधान, हमारा संविधान लचीला है, ना तो कठोर है ना ही लचीला है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। पोल नहीं होती है, पोल की व्यवस्था यूट्यूब पे नहीं होती, यूट्यूब पे मुझे ऐसे ही देखना होता है। पोल की जरूरत नहीं होती है, मैं एक नजर में देख लेती हूँ बच्चे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इतनी तो कला विकसित हो ही चुकी है पढ़ाते पढ़ाते। आंसर क्या हो जाएगा? सी डी, सी डी है। गजब, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, गजब करते हो पांडे जी, मतलब 50-50 रेशियो आ रहा है। अरे भाई भारत का जो संविधान है, क्यों सी इसमें कंफ्यूज हो रहे हो? ना ही कठोर है तो क्या है फिर? तो क्या है फिर? ना तो कठोर है ना लचीला है तो क्या है?
सी वालों ध्यान से सुन लो, हमारा संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला। जैसे यहाँ पे संविधान की क्या बात हो रही है, देखो कुछ मामलों में संविधान संशोधन मात्र सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही हो, सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही हो जाता है। यानी कि इस तरीके के जो भी संशोधन होंगे इन्हें 368 के तहत, संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत बेसिकली पारित करना जरूरी नहीं होता है। सामान्य उपस्थित और मतदान देने वालों के बहुमत से ही पारित हो जाते हैं। जैसे किसी राज्य का नाम, क्षेत्र इत्यादि बदलना है, या किसी राज्य में विधानमंडल इत्यादि का विधान परिषद इत्यादि का प्रावधान करना है। इस तरीके से काफी सारे एग्जाम्पल हैं जो बिल्कुल सामान्य विधायी प्रक्रिया से हो जाए। यानी इससे क्या पता लगा, हमारा संविधान क्या है, लचीला है। कुछ मामलों में हमारा संविधान कठोर है, विशेष बहुमत चाहिए। यदि हम आर्टिकल 368 को देखें, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, दोनों का अलग अलग, लोकसभा का अलग चाहिए, राज्यसभा का अलग। और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, ये दोनों चीजें चाहिए विशेष बहुमत। यानी कठोर हो गया ना ये, कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी चाहिए, उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। सेम फिर राज्यसभा में चाहिए, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। यानी अंशतः लचीला, अंशतः कठोर, और बहुत कठोरतम भी है कुछ मामलों में। यहाँ पे जो परिसंघीय मामले होते हैं, यानी जो संघात्मक व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उनमें विशेष बहुमत तो चाहिए। इस विशेष बहुमत के साथ 14 मतलब आधे राज्यों की, आप आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति भी चाहिए, आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी चाहिए। तो इन 3 प्रक्रिया हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की। ठीक है भाई, तो जो सी वाले हैं, अब सी वाले ऑप्शन करें, ना तो लचीला है ना ही कठोर है। कहना क्या चाहते हो, अंशतः लचीला है। यानी कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल आसानी से संशोधन हो जाएगा, 368 के तहत उन्हें संविधान संशोधन माना भी नहीं जाएगा, बहुत आसानी से। और अंशतः कठोर है, कुछ मामलों में कम कठोर है जो 368 के तहत विशेष बहुमत से, और कुछ मामलों में ज्यादा कठोर है, और होना भी चाहिए जो संघात्मक। भाई संघात्मक व्यवस्था कब सुरक्षित रह पाएगी, लॉजिक समझो एक बार। जैसे मान लो राज्य सूची के कोई विषय है ना, अब केंद्र सरकार के पास, मान लो संसद के पास है, लॉजिक को समझना बच्चे ध्यान से, संसद के पास पावर है संविधान संशोधन करने, विधानमंडलों के पास तो पावर है नहीं। अब संसद को लगा यार ये विषय राज्य सूची का है, ऐसा करते हैं तो केंद्र सूची में ट्रांसफर मार ले, है ना, चलो भाई बैठो राज्य। और मान लो संसद में किसी एक दल का विशेष बहुमत है, ऐसे में पॉसिबल तो है राज्य सूची के विषय को संसद अपनी मर्जी से केंद्र सूची में शामिल कर ले। तो ये बताओ मुझे, ऐसी व्यवस्था में क्या संघात्मक व्यवस्था का संरक्षण हो पाएगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जो संघात्मक व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे सूचियों में परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था में परिवर्तन करना है, स्वयं 368 की प्रक्रिया को बदलना है, तो ऐसे सारे मुद्दों में संशोधन केवल संसद नहीं कर सकती, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है परिसंघात्मक मुद्दों में। ठीक है बच्चे, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला। डी आंसर होगा इसका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु, आई थिंक वही पूछा होगा, अंतर फट काहे गया, अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्था, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि वेरी गुड अनिकेश, वसीम, पूनम, लक्की, गोपाल, अंजलि, अनु क्यों गलत कर रहे हो, क्या हो गया? गलत करने लायक क्या है इस क्वेश्चन?
अरे भाई, जहां पे संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां पे सामूहिक उत्तरदायित्व होगा ही होगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी ही होगी, ध्यान रखिएगा। भारत में भी लोकसभा राज्यसभा है, और इंग्लैंड में देखें तो वहां पे भी लॉर्ड और कॉमन सभा है, और वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका होंगी ही होंगी। भारत में वास्तविक पीएम है और नाम मात्र के राष्ट्रपति है, वहां पे भी वास्तविक पीएम है और नाम मात्र के राजा है। डिफरेंस का बिंदु है ये। भारत में न्यायिक समीक्षा है, लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा नहीं है। वहां पे न्यायपालिका की कोई स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा नहीं है। तो ब्रिटेन में न्यायपालिका की ये न्यायिक समीक्षा की अवधारणा नहीं है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है। अच्छा, न्यायिक समीक्षा क्या होती है? तो न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके माध्यम से न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित करती है। आर्टिकल 13 में आपने पढ़ा होगा कि भाई न्यायपालिका के पास ये पावर है कि यदि सरकार या संसद संविधान के अगेंस्ट जाके कोई क्रमशः कानून बनाए या फिर कोई भी आदेश पारित करे, तो ऐसे में न्यायपालिका उस आदेश को या उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। किसके बेसिस पे? संविधान के बेसिस पे। ठीक है, ध्यान रखिए। ये बताओ, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। अच्छा जी, तब हमने एक संघीय प्रणाली अपनाई है। ज्यादा आप संघ पे मत चले जाना कि आर्टिकल 1 में तो यूनियन है। प्रणाली की बात हो रही है, संघ शब्द की बात नहीं हो रही है। इस बात को समझो पहले। कई बच्चे अटक जाते हैं कि मैम आर्टिकल 1 में तो यूनियन है, यानी संघात्मक प्रणाली तो है ही नहीं भारत में। तो भाई, संघ शब्द की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे सिस्टम की बात हो रही है। तो सिस्टम तो हमारा संघात्मक है ही। एनीवे, भारत के संविधान में एक संघात्मक प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। अच्छा, बता दो, दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये सही है और गलत है, बताओ। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है भाई। नईम, दिशा, सोनम, अंजलि, स्वर्ण, क्या बात है यार, ऐसा कैसे? एक भी बच्चा गलत नहीं है। मैं इतना ज्यादा हाईली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है। अब आप देखो, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है, और उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये भी बात सही है कि भाई हमारे देश में कैसी संघात्मक व्यवस्था है, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन भारत के संविधान में एक संघात्मक प्रणाली का प्रावधान है, इसलिए इसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ये गलत है ना। आइडल संघात्मक प्रणाली अलग है और हमारे देश में जिस संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है वो अलग है। तो दोनों बातें अलग अलग सही हैं, एक साथ सही नहीं है। या ये ऐसे होता ना, भारत के संविधान में एक संघात्मक प्रणाली का प्रावधान है और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट होता कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। चलो इस क्वेश्चन को करो। मान लो सेम, पहला स्टेटमेंट सेम होता, भारत के संविधान में संघीय प्रणाली का प्रावधान है, और दूसरा स्टेटमेंट होता कि भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। तब आंसर क्या होता? तब आंसर क्या होता? तब आंसर ए होता, क्योंकि पहला स्टेटमेंट भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही, क्योंकि ये जो व्याख्या होगी ये इस स्टेटमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मेरी बात समझ में आई? इस तरीके के क्वेश्चन की हम काफी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इस बार यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन में दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। बताओ क्या स्टेटमेंट, इसमें तो बिल्कुल सीधा सा निकल जाएगा। संघवादिता व्यवहारिक ना होना और संघीय राज्य ना होना, इन दोनों में डिफरेंस है। आंसर क्या होगा इसका? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लक्की। और कोई बच्चा? पूनम, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। अंजलि, आलिया, रवि, गोपाल, मनीषा, बहुत बढ़िया। मनदीप, बहुत ही बढ़िया। मैं यही जानना चाह रही थी, यही देखना चाह रही थी। वेरी गुड।
देखो व्यवहारिक नहीं, यानी ये बात सही है। मैंने आपको कहा ना आइडल संघवाद कहाँ है, व्यवहारिक संघवाद कहाँ है, यूएसए में है। वहां पे शक्तियों का पूर्ण सही तरीके से वितरण है, अवशिष्ट शक्तियां भी राज्यों के पास हैं। भारत में संघवाद है लेकिन मजबूत केंद्र के साथ है, यानी हम भारतीय संघवाद को व्यवहारिक नहीं मानते, मतलब भारत में ज्यादा शक्तियां केंद्र को दे दी गई। ये स्टेटमेंट सही है। अब ये कह रहा है भारत एक संघीय राज्य ही नहीं है, तो ये गलत ही है। अभी भारत में तो ये क्या नाम है, संघात्मक व्यवस्था तो है ही ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। बुझ गए मेरी बात को? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। बेसिकली इसमें कोरिलेशन ढूंढना है और कुछ नहीं करना कि भाई कथन ये है कारण ये है, तो दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन हो सकता है ना। तो कोरिलेशन इनमें तो और इस तरीके के क्वेश्चन तो और ज्यादा इजी होते हैं, जहां पे एक कथन सही है दूसरा कतई गलत है, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण क्या नहीं है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। अब यहां से देखो, अब तक हमने संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन सब के कंसेप्ट समझे। अब हम प्रवेश कर गए हैं संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, क्या क्या विशेषताएं होती। अब पूछा है संविधान का संघीय लक्षण क्या नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, इकहरी नागरिकता। मैंने कहा ना आइडल संघवाद अमेरिका में माना जाता है, भारत में कुछ बातें मानी जाती हैं। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा बच्चा राजकुमार, अंजलि, देव, टीएच, बिहार वाले, क्या बात है भाई, बिहार वाले भी सही कर रहे हैं। आ गए यार, गजब, बहुत बढ़िया। इकहरी नागरिकता है भारत में, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम कहीं हरियाणा यूपी बिहार के नागरिक नहीं है, हम देश के नागरिक हैं। जबकि आप यूएसए में यदि जाओगे, जहां पे आदर्श संघात्मक व्यवस्था है, वहां पे जो यूएसए का व्यक्ति है वो पूरे देश का भी नागरिक होता है और पर्टिकुलर अपने स्टेट का भी नागरिक होता है, यानी वहां पे दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है, तो इसके संदर्भ में ये इकहरी नागरिकता का जो कंसेप्ट है, ये माना जाता है कि ये व्यवहारिक संघात्मक जो बात है उसमें नहीं आता। तो ये बिल्कुल सही है, ये सही है। तो कौन सा संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, नागरिकता। अगर यहाँ पे दोहरी नागरिकता होता भारत में, तो फिर वो भी संघात्मक व्यवस्था का एक लक्षण होता। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर। अब जैसे इसको ना मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पहले इसको थोड़ा समझा देती हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ। देखो, पहली बात, संघात्मक व्यवस्था, सुन लो एक बार, संघात्मक व्यवस्था का मेन कोर आप समझे, शक्तियों का विभाजन, है ना। समझते हुए चलना बच्चे, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी कंसेप्ट। शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और राज्यों के बीच, और भारत में तो ये त्रिस्तरीय विभाजन है एनीवे, लेकिन संविधान में हम अभी इसी की बात करें, शक्तियों का विभाजन हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये शक्तियों का विभाजन यदि अलिखित तौर पे होता, अलिखित तौर पे होता, तो राज्य क्लेम कर सकते थे कि भाई ये पावर हमारी है, या क्या पता राज्य ये कह देते ये पावर तो हमारी है, संघ ये कह देता ये पावर हमारी है। एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करते रहते क्योंकि संविधान लिखित नहीं होता। मेरे साथ सहमति देते जाइएगा यदि समझ में आ रहा है तो, है ना। ऐसा हो सकता था, अगर अलिखित होता तो संघात्मक व्यवस्था का जो डिवीजन है वो सुरक्षित रह पाता, तो नहीं। यानी संघात्मक व्यवस्था, इस विभाजन से ही जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता निकली है संघात्मक व्यवस्था की, वो है लिखित संविधान। भाई लिखित संविधान होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग सूचियां लिखी होनी चाहिए कि कौन सी संघ है, कौन सी राज्य है, कौन सी संवर्ती है, क्योंकि जब लिखित होगा तभी तो ये देख पाएंगे ना कि ये इसके मामलों में इंटरफेयर तो नहीं कर रहा, ये इसके मामलों में इंटरफेयर तो नहीं। बात समझ में आई? तो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, मतलब दूसरी विशेषता क्या होगी संघात्मक व्यवस्था की, कि लिखित संविधान होना ही चाहिए। तीसरी बात, चलो ठीक है भाई, शक्तियों का विभाजन भी होता और लिखित संविधान भी होता, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती। कल को इस केंद्र के और इस राज्य के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता, तो ऐसे विवाद की श्रेणी में जो ये न्यायपालिका है, मान लो ये केवल केंद्र का फेवर करती,
केवल केंद्र का फेवर करती, केंद्र का कंट्रोल होता है इसके ऊपर, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होती। तो एक बात बताओ, क्या ऐसे विवादों का निपटारा बेहतर तरीके से हो पाता? क्या संघात्मक व्यवस्था बेहतर तरीके से अपना अस्तित्व बनाए रख सकती? बताओ हाँ या ना? नहीं ना। तो तीसरी विशेषता होगी संघात्मक व्यवस्था की कि ऐसी संघात्मक व्यवस्था तभी सुरक्षित रहती है जब वहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तभी वहां पे क्या हो सकता है, ये क्या नाम है, संघात्मक व्यवस्था सुरक्षित रह पाती है। क्योंकि जैसे ही विवाद होगा, जैसे ही मान लो केंद्र राज्य के मामले में इंटरफेयर कर देगा, तो केंद्र जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास और सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर देगा केंद्र के इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघात्मक व्यवस्था के संरक्षण का आधार है। बिना स्वतंत्र न्यायपालिका के संघात्मक व्यवस्था का संरक्षण नहीं हो सकता। तो ये तीन मुद्दे, अभी ये तीन मुद्दे समझो, बाकी फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आई? तो आपसे पूछे संघात्मक व्यवस्था के लिए क्या क्या जरूरी है? भाई विभाजन जरूरी है, लिखित संविधान जरूरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है, और रटना नहीं है, लॉजिकल समझना है। क्योंकि जब तक लॉजिकल नहीं होगे यूपीएससी नहीं निकलेगा। रट के ये चीजें नहीं रट सकते हो आप, लॉजिकल होना है, ठीक है? तो इसमें तो अब आ जाओ इसमें, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में कौन कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? आपको बताया, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आराम से इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या जल्दबाजी है, समझते हुए पढ़े। संघात्मक व्यवस्था हमारी मजबूत केंद्र के साथ है, यानी हमारी संघात्मक व्यवस्था कुछ एकात्मक लक्षण, उन एकात्मक लक्षणों को बताना है। लिखित संविधान, यहाँ पे हो जाती हूँ, लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन, ठीक है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संवैधानिक संकट, संवैधानिक संकट मतलब आपातकाल की बात हो रही है, और एक सर्वोच्च न्यायालय। अभी आप इस आंसर में मत जाओ, अभी आप मेरी बात सुनो बस ध्यान। देखो, किसी भी संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं। लिखित संविधान होगा, एक्सप्लेन कर चुकी हूं क्यों लिखित होना चाहिए। कठोर संविधान होगा, मैंने आपको अभी बताया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश में ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा कठोर है जो मामले संघात्मक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। यानी यदि सूचियों में अदला बदली करनी है, कुछ परिवर्तन करने हैं, तो आधे राज्यों के विधान मंडल की सहमति चाहिए। यानी जो मुद्दे संघात्मक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनमें नम्य संविधान नहीं होगा, होना चाहिए, है ना, कठोर संविधान होना चाहिए, तभी तो संरक्षण रहेगा, यानी कठोर संविधान। और संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय को मैं एक्सप्लेन कर चुकी। अब आप देखो, अब इसमें एकात्मक लक्षण पूछे तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? केंद्र करता है। यानी केंद्र का इंटरफेरेंस मान सकते हैं हम राज्यों के मामलों में। भाई राज्य का प्रधान कौन तय कर रहा है? केंद्र। तो ऐसे में ये संघात्मक व्यवस्था का तो लक्षण है नहीं, ये एक एकात्मक गुण है। फिर राज्य विधान मंडलों के विधेयक को आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रखते हैं। भाई राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्यों रख रहे हो आप? अगर अब रख सकते हो, मैं वो नहीं कह रही मैं ये कह रही हूं अगर संघात्मक व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गलत है। तो ये भी एकात्मक लक्षण है ना, ध्यान रखिएगा। यानी ये जो 4 है ये एकात्मक लक्षण है, ये जो 6 है ये एकात्मक लक्षण है। और संवैधानिक संकट, भाई आपातकाल में क्या होता है? शक्तियां किसके पास केंद्रित हो जाती हैं? शक्तियां के पास केंद्रित हो जाएंगी, किसके पास? केंद्र के पास। तो ऐसे में ये भी संघात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, यानी 7 है ना। ये और ये। अब आप देख लो 4, 6 और 7 कहीं हैं? 4, 6, आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई भी सही। इस तरीके के क्वेश्चंस में दिमाग हिल जाना है। लेकिन ये इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि यदि आपने एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिया आपका,
तो फिर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। मेरी बात समझे? अब एक बार मुझे थम्स अप दे दो अगर आप इस क्वेश्चन का मर्म को समझे हो तो। अब कई बच्चे कहेंगे मैम पेप्सी ले लो थम्स। पता है ऐसे ऐसे महानुभाव आप लोगों के बीच बैठे हुए हैं ना, मुझे समझे कि कंसेप्ट को समझना कितना जरूरी है। रट के नहीं पास कर सकते भाई, ये तो पीसीएस का क्वेश्चन है। पीसीएस के क्वेश्चन में पूरी संघात्मक व्यवस्था का सार पूछ लिया आपसे। ये सारी तो है, जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अब नहीं हिलेगा ना दिमाग? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लेकिन एक इजी क्वेश्चन कर, ये कल करेंगे ये सारे। ये बताओ भारत के संविधान के वृहद होने के, मतलब भारत का संविधान जो इतना बड़ा हो गया उसके क्या कारण है? इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। हमने अलग अलग देशों के संविधानों से कुछ कुछ लिया है ना। मैं संविधान के स्रोत वाले पीवाईक्यू करवा चुकी हूँ। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। वही हमारे संविधान में केवल अनुच्छेद ही नहीं है बल्कि पूरे प्रशासनिक प्रावधान है, कैसे क्या क्या होगा। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। भारत का देश भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, विविधताएं हैं दुनिया भर की। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, यानी एकल संविधान है हमारा देश का संविधान। भारत के संविधान, भारत में राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं है, एक ही संविधान। और उपर्युक्त सभी, ई ऑप्शन इसका होगा, उपर्युक्त सभी। आंसर क्या होगा? अब इसमें भी एबीसीडी काहे काहे सिलेक्ट कर रहे थे भाई? ये सारे लक्षण हैं, ये सारे हैं, ये सारे हैं। कभी कभी अपना दिमाग भी लगा लिया करो। जब ऑप्शन ना, मतलब ठीक है इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। सारे के सारे सही होंगे? बुझ गए क्या? एक क्वेश्चन और कर लो इसी बात पे। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? क्या सही नहीं है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय प्रणाली की सरकार है, संघीय नीति है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है। फर्जी क्वेश्चन। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन पता है बहुत आसान लगेगा, क्योंकि अब लगेगा यार ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कंसेप्ट को समझ, और मेरा टारगेट ही है ये जो पीवाईक्यू सीरीज दोस्तों मैं चला रही हूँ ना, इसमें मेरा टारगेट किस सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करवाना आप लोगों, बल्कि आपको कंसेप्ट समझाना है, क्वेश्चन को समझना सिखाना है। असली खेल वही होता है। और यूपीएससी के एग्जाम हॉल में जो हाथ कांपते हैं ना, वो इसलिए कांपते हैं क्योंकि हमने इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं की होती कि हम क्या कैसे एलिमिनेट करें, कैसे किसी ऑप्शन को हम बिल्कुल दरकिनार कर दें, है ना। तो वो पूरी प्रैक्टिस और साथ साथ में आप लोगों के सारे कंसेप्ट्स मुझे क्लियर करवाने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पद्धति की सरकार हमारे देश में नहीं, ये एक अलग सिस्टम है ना। ये क्या नाम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो यूएसए में है। भारत में तो संसदात्मक शासन प्रणाली है। अब तक आते आते आप लोगों को सारे के सारे क्या संसदीय शासन प्रणाली के गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं 10 अक्टूबर से बैच शुरू होने जा रहा है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहते हैं, 13 से 14 महीने में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बैच शुरू हो रहा है 10 अक्टूबर से। अब अलग अलग इसमें प्लान्स हैं। कोई बच्चा 1 साल 2 साल, जिसे 2025-26 में एग्जाम देना है, वो प्लैटिनम बैच ले सकता है। 3 साल होगा। ध्यान रखिएगा ये कोर्स शुरू हो रहा है 23,999 से। फिर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्राइजेस होंगे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और एक व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। यदि एडमिशन लेना है तो कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको बहुत कम दामों में मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करती हूं आपको, क्या हो गया आज फूफा कहां से आ गए बीच में हैं? फूफा जी को कहां से ले आए बीच में? टेलीग्राम चैनल है ये ललिता दहिया अकेडमी, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मैं आपको आज भी इसकी पीडीएफ नहीं दूंगी, इकट्ठा कल दूंगी।
कल हमारे फंडामेंटल राइट शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक तो रहेगा ही, इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे, और समय बचेगा तो हम कल फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इस तरीके के क्वेश्चंस में, याद होने वाली हैं सारी चीजें। बस एक काम किया करो, आप घर जाके थोड़ी सी, जैसे मान लो आपको संघात्मक व्यवस्था पढ़ा, तो एक बार संघात्मक व्यवस्था के कंसेप्ट को घर जाके देख लिया। इतना काम अगर करते रहे तो फिर वारे के न्यारे हो जाएंगे। तो इस पे पीडीएफ और इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ते हो। 10 अक्टूबर से बैच है, बस LD लाइव कोड याद रखना। LD अगर एडमिशन लेना है तो LD लाइव कोड याद रखना कोड है। एनीवे, आशा करती हूँ आप लोगों को, ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, शेयर जरूर कर दिया करो। इतना कर्तव्य आप लोगों का बनता है, जितना ज्यादा शेयर कर सकते। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करना, और कमेंट में आज का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देती हूँ, ये बता दीजिएगा, है ना। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ठीक है, इसी बहाने कमेंट तो करोगे। ठीक है, तो मिलेंगे कल सुबह 10 बजे, एग्जैक्ट सुबह 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक